दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से यूडिटेरिया का जो 5000 प्लस समान अध्ययन के क्वेश्चन है उसी बुक को देखने वाले हैं। इसमें जो है टोटल 100 प्रैक्टिस सेट हैं और सभी प्रैक्टिस सेट में जो 50 क्वेश्चन करके दिए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें सामान्य अध्ययन के, ये ऑल स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार दरोगा, मतलब कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके सभी क्वेश्चन जो है, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए आज देखते हैं हम लोग। कल के वीडियो में जो हम लोगों ने पहला सेट को देख लिया था उसमें 50 क्वेश्चन थे। आज हम लोग दूसरे सेट को देखेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है एक सेट में। तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो भारतीय नागरिकों को जो केवल अधिकार प्राप्त है वो अधिकार जो है ये 15, 16, 19, 29 और 30 जो है ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। मौलिक अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार अनुच्छेद भाग 3 में और अनुच्छेद जो है 12 से 35 के अंतर्गत आता है और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट भी। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है कि केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, तो 15 भी है, 16, 19 इनमें से सभी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है 29 और 30 भी केवल भारतीय को ही प्राप्त है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन जो दिया हुआ है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, ये यहाँ पे पॉइंट गलत दिया हुआ है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 4 वर्ष का नहीं होता, यहाँ पे 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा सदस्य के लिए जो है 35 वर्ष आयु नहीं, यहाँ पे 30 वर्ष हो जाता, तो ये भी गलत ही पॉइंट दिया हुआ है। आगे फिर राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। ये जो दिया हुआ है ये भी पॉइंट गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दे दिया है 1/4 सदस्य, जो कि 1/4 नहीं बल्कि 1/3 सदस्य जो है वे प्रति 2 वर्ष पर जो है पद मुक्त हो जाते हैं। तो ये भी कथन यहाँ पे गलत ही हो गया। इस तरह से जो है कौन सा कथन गलत पूछ रहा है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी कथन गलत है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो धन विधेयक को जो है राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। धन विधेयक की चर्चा जो है ये अनुच्छेद 110 के अंतर्गत किया गया है। और धन विधेयक ये जांच लोकसभा अध्यक्ष, इसकी जांच जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, तो तब वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है जब भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। तो ये जो दिया हुआ है पॉइंट बिल्कुल सही है। इसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये जो दिया हुआ है यही गलत दिया है। इसकी आयु कम से कम नहीं है, अधिकतम हम लोग दिया हुआ है कि अधिकतम 62 वर्ष हो सकता है, लेकिन कम से कम की बात नहीं की गई है। और सुप्रीम कोर्ट में जो है यही अधिकतम आयु 65 वर्ष हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा कि उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, तो सही जो केवल एक हो जाएगा कथन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 5 में दिया हुआ है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होने चाहिए। तो ये जो होने चाहिए 2 माह के भीतर होने चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आपातकाल की जो यहाँ पे बात किया गया है, ये आपातकाल जो है राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन यही 356
और वित्तीय आपात जो है 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया। तो ये जो पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये लाया गया था 1963 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला फिर हम लोग देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए जो उपबंध किया गया है अनुच्छेद 37 में किया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा, अनुच्छेद 37 हो जाएगा। 40 में जो है इस अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है पंचायती राज का गठन किया दिया गया है। अनुच्छेद 47 जो है इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत जो है ये शराब पर रोक अनुच्छेद 47 के अंतर्गत ही लगाया जाता है। अनुच्छेद जो ये 39 दिया हुआ है, 39 में क्या हो जाएगा, तो निःशुल्क विधिक सहायता जो है ये अनुच्छेद, और समान कार्य के लिए समान वेतन, ये अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आ जाता है। 40 में पंचायती राज हो जाएगा, 47 में शराब पर रोक हो जाएगा। 48 जो है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन के बारे में बताया गया है, कृषि एवं पशुपालन। और 39 जो है 39 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा जो है ये अनुच्छेद 39 के अंतर्गत दिया गया है। और 48 का ए जो है ये भी बहुत ही वीवीआई हो जाता है, ध्यान में रखिएगा कि 48 का ए जो है इसमें पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण के बारे में चर्चा किया गया है। सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट थे जो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित मैंने बता दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। हम लोग 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो चलैया समिति का जो गठन किया गया था ये 1991 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलैया समिति जो है ये जो संबंधित था कर सुधार से संबंधित था, कर सुधार। आगे फिर पूछ सकता है कि वांचू समिति जो हो जाता है ये जो है प्रत्यक्ष कर से संबंधित हो जाता है, वांचू समिति। और आगे फिर इसमें पूछ देता है कि एल के झा, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है एल के झा जो ये समिति संबंधित है ये अप्रत्यक्ष कर से। और उसके बाद जो स्वामीनाथन पूछ देता है, स्वामीनाथन जो है ये समिति संबंधित है जनसंख्या से। सरकारी आयोग जो है ये केंद्र और राज्य से संबंधित है। और सरकारी आयोग का गठन जो पूछ देता है तो 1983 ईस्वी में, 1983 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। तो कोको या चमड़ा उत्पादन से जो है हो जाएगा, ये हो जाएगा संबंधित भूरी क्रांति से। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है भूरी क्रांति। इधर काली क्रांति जो है ये कच्चा तेल से हो जाएगा संबंधित, काली क्रांति। और कृष्णा क्रांति भी पूछ जाता है तो ये बायोडीजल से कृष्णा क्रांति संबंधित हो जाता है। आगे फिर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 में दिया हुआ है कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है इसे हॉट मनी कहा जाता है, हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हार्ड मनी जो है इसे दुर्लभ मुद्रा भी कहा जाता है और ये चीप मनी जो है ये सुलभ मुद्रा कहा जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि गन्ने की उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है। तो ये जो अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है यही इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। गन्ना उत्पादन में पूछता है, गन्ना उत्पादन में प्रथम जो देश हो जाएगा ये ब्राज़ील हो जाएगा। और यही अगर हम लोग फिर देश अपने भारत में देख ले तो भारत में जो है यूपी हो जाएगा, प्रथम यूपी हो जाएगा इसमें। अगला फिर हम लोग देख लेते हैं, और चीनी के उत्पादन में जो पहला राज्य हो जाएगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 12 में दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन में
कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो ये जो इसमें शामिल है, सरकारी पदों का त्याग, ये है, विदेशी माल का बहिष्कार है, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, ये भी किया गया था, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये जो है इसमें शामिल नहीं था। इसका आंसर इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात कर लें असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन जो है ये 1 अगस्त 1920 ईस्वी से शुरू हुआ था, 1920 ईस्वी से। और ये जो है वायसराय पूछ देता है कि किसके कार्यकाल में, तो उस समय चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था, चेम्सफोर्ड का। आगे फिर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 में दिया हुआ है दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति पूछा है यहाँ पे। तो दांडी मार्च की समाप्ति जो हुआ था ये 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और शुरुआत कब हुआ था? तो ये 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसमें जो है 240 मील तक चले थे, 240 मील, और 78 अनुयायी थे। गांधी जी को अगर मिला दिया जाए तो ये 79 हो जाएगा, ऐसे 78 अनुयायी थे इसमें। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम जो है सही नहीं है। इसमें सही नहीं पूछ रहा है। तो चौरी चौरा जो घटना हुआ था ये 5 फरवरी 1922 को ही हुआ था, बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था। पुनः समझौता ये भी 24 सितंबर 1932 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 यहाँ पे दिया गया, यही गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है 23 मार्च यहाँ पे नहीं होता, 9 अगस्त हो जाता। इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। 15 में दिया हुआ है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो ये जो स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था ये 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था, वो जो किया गया था 1939 ईस्वी में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था ये हुआ था 23 जनवरी 1897 को। और इसी दिन को जो है 23 जनवरी को, इसीलिए 23 जनवरी को मनाया जाता है, इसी सुभाष चंद्र बोस के जन्म पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं फिर हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में दिया हुआ है कि सती प्रथा उन्मूलन किया गया था। सती प्रथा उन्मूलन जो किया गया था ये कब किया गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1829 ईस्वी के नियम 17 के द्वारा। 1829 ईस्वी में किया गया था ये सती प्रथा का उन्मूलन। यहाँ पे इसका आंसर तो ऑप्शन बी हो गया। दास प्रथा के बारे में पूछ देता है। दास प्रथा उन्मूलन जो है ये 1843 में किया गया था। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एरनब्रो के द्वारा, इसे भी ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो बहावियों के विद्रोह को कुचलने का जो श्रेय है ये जो जाता है लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। इसका जो कार्यकाल था ये 1862 से 63 था। आगे जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक है ये कुका आंदोलन जो हुआ था, कुका आंदोलन पंजाब में, उससे संबंधित है। ये 1872 से 76 तक इनका कार्यकाल रहा है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और नर बलि प्रथा जो है खत्म किया था ये 1844 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा ही किया गया था। 1844 से 48 जो है इनका कार्यकाल हो जाता है। तो ठगी प्रथा, नरबली प्रथा को खत्म करने का जो है इसलिए ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को ही जाता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। 18 में दिया हुआ है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं थे? तो
तो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो शामिल नहीं थे वे पल्लव जो है इनमें शामिल नहीं थे। कन्नौज पर जो है अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो ये हुआ था यहाँ पे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे फिर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों का सिर किस दिशा में रखे मिलते थे। तो ये जो सिर रहता था शवों का उत्तर दिशा की ओर रहता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। आगे 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 20 दिया हुआ है कि बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था, ये जो है किस बौद्ध संगीति में हुआ था, वही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ये जो 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था, ये चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था उसी में हो गया था, जो कि कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क के समय में हुआ था, नहीं कश्मीर में हुआ था, सॉरी कश्मीर में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और सूत पिटक और विनय पिटक का जो रचना हुआ था, ये प्रथम बौद्ध संगीति जो है उसी में के अंतर्गत हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति जो है इसमें जो है अभिधम पिटक की जो रचना है ये तृतीय बौद्ध संगीति के अंतर्गत ही आ जाता है। आगे फिर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। इसका आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर स्वामी को जो है कैवल्य की प्राप्ति ये ऋजुपालिका नदी पर हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म पूछते तो 540 ईस्वी 540 BC हो जाएगा, 540 BC। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में कौन है। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हो जाएंगे वो मछलीपुत्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं किस शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो ये जो स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा गया ये शाहजहां के शासन काल को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जहांगीर के शासन काल में जो है ये चित्रकला का जो है पूर्ण विकास हुआ था। आगे ये अकबर जो है ये हिंदी का स्वर्ण काल जो है अकबर को कहा जाता है, अकबर के काल को। आगे क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। मुगल काल में मुहतसिब कौन था। मुहतसिब कौन था मुगल काल में, ये क्वेश्चन पूछा है। तो मुहतसिब जो है ये आचरण अधिकारी हुआ करते थे। ऑप्शन डी में दिया हुआ है आचरण अधिकारी। ये अम्ल गुजार जो है ये राजस्व अधिकारी, इन्हें अम्ल गुजार कहा जाता था। पत्राचार विभाग का जो प्रमुख था उसे मील ए सर्व कहा जाता था, मील ए सर्व। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। इसका आंसर ऑप्शन डी गया। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था। तो ये जो दीवान ए अर्ज संबंधित था ये सैन्य विभाग से संबंधित था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, सैन्य विभाग से। मुगल काल में जो मुहतसिब कौन था, तो ये जो मुहतसिब था ये आचरण अधिकारी था। इसका आंसर डी हो गया और इसका सी हो गया, सैन्य विभाग से। यहाँ पे हम लोग कुछ और देख लेते हैं कि दीवान ए मुख्तखराज जो है ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था। दीवान ए मुख्तखराज पूछ देता है। और ये जो था ये एक वित्त विभाग था। और दीवान ए कोही जो है ये कृषि विभाग से संबंधित था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लाया गया था, ध्यान में रखिएगा। आगे दीवान ए इस्तक जो है ये पेंशन विभाग से संबंधित था और इसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। दीवान ए खैरात जो है, दीवान ए खैरात ये एक दान विभाग था और इसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा, वीवीआई पॉइंट था। आगे देखते हैं 26 नंबर। बसावन एवं दशावंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे। तो ये जो बसावन एवं दशावंत थे ये अकबर के दरबारी चित्रकार थे, अकबर के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर के। इसके अलावा जो दशावंत एवं बसावंत के अलावा एक हो जाता है इम्पोर्टेंट, ये अब्दुल अहमद जो है ये भी अकबर के दरबार से ही संबंधित था, चित्रकार जो है। और जहांगीर का भी बहुत बार पूछ दिया है, इम्पोर्टेंट है। मंसूरी, मनोहर और विश्वनाथ दास जो है ये
ये जो है जहांगीर के दरबार में चित्रकार जो थे वो प्रमुख हो जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। 27 में दिया हुआ है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं सुमेलित कौन नहीं है। पहला दिया हुआ है नरोरा। नरोरा जो है ये विद्युत परमाणु विद्युत गृह, ये राज्य इधर दिया है तो ये उत्तर प्रदेश में सही ही दिया हुआ है। कुडनकुलम दिया हुआ है। कुडनकुलम और कलपक्कम ये दोनों जो है ये तमिलनाडु हो जाएगा। और यहाँ पे कर्नाटक दे दिया है। कर्नाटक में ये कुडनकुलम नहीं, यहाँ केगा होता, केगा। तो ये जो हो गया यही गलत हो गया और सुमेलित नहीं पूछ रहा था, तो इसका आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी आगे जो दिया हुआ है कि कंकरापरा ये गुजरात सही है, तारापुर महाराष्ट्र ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे देखते हैं 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। ये 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के देश के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है 17वीं जो है ये अक्षांश रेखा ये जो संबंधित है ये उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम से। और 24वीं पूछ देता है तो ये भारत और पाकिस्तान। 39वीं वही अगर 49वां अगर पूछ दे तो ये यूएसए एवं कनाडा से संबंधित है, यूएसए एवं कनाडा से। आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन 30 में दिया हुआ है, 30 नंबर में दिया हुआ है सूची ए को सूची दे से सुमेलित करने के लिए। चलिए देख लेते हैं हम लोग इसमें क्या क्या दिया हुआ है। विटामिन B7, विटामिन B7 जो है इसका जो हो जाएगा ये इधर दिया हुआ है बालों का झरना हो जाएगा। इसका बालों का झरना इसकी कमी से हो जाता है। जो विटामिन B12, विटामिन B12 जो है ये प्रणाली अरक्ता होना, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और विटामिन ई है, विटामिन ई से क्या होता है तो बांझपन उत्पन्न हो जाता है इसकी कमी से। अब बच गया विटामिन के, तो रक्त को थक्का जमाने में जो मदद करता है विटामिन के। इस तरह से 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की जो इकाई है ये प्रकाश वर्ष हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो हो जाता है ये 9.46 गुना 10⁻15 मीटर हो जाता है। और ध्यान में रखिएगा 9.4 गुना 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। आगे हम लोग 33 नंबर देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है। तो हीमोग्लोबिन किसका वहन करता है तो इस ऑक्सीजन, सिंपल क्वेश्चन, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन का वहन करता है। आगे है फिर किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान बदलने के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। तो ये जो ऊष्मा की मात्रा आवश्यक हो जाएगा ये गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। तो न्यूक्लिक अम्ल जो नहीं पाया जाता ये जीव दर्द में नहीं पाया जाता, ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है। आगे फिर है निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत है ये मछली का तेल तो होगा ही, आगे फिर पालक भी होगा और पका हुआ आम जो है वो भी हो जाता है। जंतु के यकृत एवं गुर्दे इसमें नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी ही हो गया। आगे देख लेते हैं सूची को सूची 2 से मिलान करने के लिए प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो है यहाँ मात्रक पूछा है तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा प्रतिरोध का ओम, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। फिर जो आगे दिया हुआ है विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह का जो हो जाएगा इसका तो ओम हो गया। विद्युत प्रवाह का हो जाएगा एम्पियर, बल का हो जाएगा न्यूटन और पावर का हो जाएगा वाट। तो इस तरह से 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है।
तो धातुओं में जो सबसे कम घनत्व वाला तत्व है ये हो जाता है लिथियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिथियम। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन दिया हुआ है ये पहला कथन है, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होता है। यही कथन जो है इसमें बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। रबर में जो है रबर में सल्फर मिलाकर जो उसको वल्कनीकृत किया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट भी। और प्राकृतिक रबर का जो है प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है और कृत्रिम रबर जो है ये नियोप्रीन का बहुलक हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में कौन तय करता है। तो किसी तत्व का रासायनिक गुण जो तय करता है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे फिर देखते हैं देवप्रयाग किस नदी के संगम पर स्थित है। तो देवप्रयाग जो स्थित है ये भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग जो स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी के जो संगम पर है ये रुद्रप्रयाग यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ गंगा और पिंडार जो पिंडार दे दिया, यहाँ गंगा है, यहाँ पिंडार और अलकनंदा के संगम पर जो है ये हो जाता है यहाँ पे कर्णप्रयाग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर यहाँ ऑप्शन ए हो गया। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 में दिया है कि निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। तो बीचों बीच जो गुजरती है कर्क रेखा ये मध्य प्रदेश से, भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर जो है ये कर्क रेखा गुजरती है। आगे फिर 43 नंबर देख लेते हैं। निम्न में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता जो देखने को मिलता है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में देखने को मिलता है। ये पश्चिमी घाट में है। और ये मैंग्रोव वन जो यहाँ पे दिया हुआ है, मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है। सवाना घास का स्थल जो है ये अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका में। और ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही होगा करेक्ट। आगे देख लेते हैं 44 नंबर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है जो पूछ रहा है देख लेते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही दिया हुआ है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान यहाँ गुजरात दे दिया है जो कि गलत है। रोहिला जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान। तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी ही गलत दिया हुआ है। तो आंसर तो यही हो गया। आगे फिर है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक बिल्कुल सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा ये भी सही है। सिमलीपाल भितरकनिका आदि राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा के अंतर्गत ही है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी निकल गया। आगे फिर देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन शीत महासागरीय जलधाराएं है। तो शीत महासागरीय जलधाराएं नहीं है पूछ रहा है, मतलब कि गर्म जलधारा है। तो यहाँ पे अलगुहास जो है ये जो है गर्म जलधारा है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे शीत महासागरीय जलधाराएं नहीं पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है अलगुहास हो जाएगा। आगे फिर है निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा जो है ये कावेरी नदी को कहा जाता है। और वही अगर दक्षिणी गंगा रहता तो ये गोदावरी हो जाता है। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है रिंग ऑफ फायर भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। बाकी यहाँ तूफान और जंगल के आग दे दिया ये तो नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ये 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में जो दिख रहा है 1 और 2 यही इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। आगे देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। फिर हम लोग 48 में जो दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये मरुस्थल दिया हुआ है और देश का नाम दिया है। तो तकलामकान मरुस्थल जो ये चीन में ही है, सही दिया हुआ है। थार का मरुस्थल भारत में है। अटाकामा चिली में है, ये भी बिल्कुल सही है। गिब्सन मरुस्थल अफ्रीका दे दिया है, यही गलत हो जाएगा क्योंकि गिब्सन अफ्रीका नहीं होता, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधात्मक या संघर्षात्मक बेरोजगारी है। तो प्रतिरोधात्मक एवं संघर्षात्मक बेरोजगारी जो है ये हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा
प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी का कारण। ऑप्शन नंबर जो सी है यही करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो ये जो दिया हुआ है इसमें पहला कथन, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रवर्तित की जाती है। आगे फिर है न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। दोनों कथन ही सही दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, सही कथन पूछ रहा था तो 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन को देखा। इससे आगे चलिए देख लेते हैं स्मरणीय तथ्य दिया हो, ये भी बहुत वीवीआई पॉइंट है, तो इसे भी 1 मिनट में हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक दिया हुआ है, तो दर्शक एवं प्रवर्तक जो दिया हुआ है, योग दिया हुआ है पतंजलि हो जाएगा, न्याय गौतम, संख्या कपिल, चवाक वैशेषिक ये जो हो जाएगा इनके प्रवर्तक कनाद, और फिर पूर्व ममीसा जैमिनी, उत्तर ममीसा जो है ये बद्रायन हो जाएगा। आगे कुछ पॉइंट और दिया हुआ है कि विभिन्न संप्रदाय एवं उसके संस्थापक, आजीवक संप्रदाय के संपादक जो है संस्थापक ये मौखलीपुत्र घोषाल हो जाएंगे। आगे फिर जो दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट की अनिश्चयवादी के जो है ये संजय वेठलीपुत्र हो जाएंगे। भौतिकीवादी ये पाकुद कच्चायन हो जाएंगे, और घोर अक्रियवादी इनके जो हो जाएंगे पूर्ण काश्यप हो जाएंगे। तो इसका यहीं तक था ये पॉइंट जो है, इसके आगे आंसर दिया हुआ है। तो आज हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन को देख लिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम को। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर इसे वीडियो को शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।